अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग एके कोचिंग सेंटर। तो बहुत सारे कमेंट्स हमें आ रहे थे कि सर इंग्लिश की जो क्लास 11 की जो नई बुक हमारे पास आई है उससे भी रिलेटेड जो है लेक्चर्स अपलोड करें। तो बाकायदा आज से हम जो है इंग्लिश की जो क्लास 11 की बुक है उसका बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। पहले हमने जो है ना पोइम सेक्शन के सारे लेक्चर्स आएंगे, उसके बाद हम लिटरेचर और देन प्ले के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहली पोइम जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो पोइम का जो टाइटल है, जो नाम है, वो हमारे पास है लूसी ग्रे। अब लूसी ग्रे को अगर हम देखें तो लूसी ग्रे इससे पिछली बुक के भी अंदर मौजूद थी, क्योंकि लूसी ग्रे एक बहुत ही फेमस जो है पोइम है और इसलिए इसको इस बुक के अंदर भी रखा गया है। और ये जो पोइम है ये लिखी गई थी हमारे पास एक अंग्रेजी के शायर, इंग्लिश के जो शायर थे बहुत बड़े, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसकी जो है ये पोइम लिखी थी। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देखते हैं तो हमें दो ही विलियम नज़र आते हैं। एक है सबसे पहले हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरे जो हैं हमारे पास कौन है, विलियम शेक्सपियर। अच्छा, जैसे कि हमारे पास क्या कहते हैं, उर्दू के अंदर अल्लामा इकबाल को हम शायर मशरिक कहते हैं और बहुत बड़ा शायर मानते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर हमारे पास जो सबसे बड़े शायर हैं वो विलियम शेक्सपियर हैं और पूरी की पूरी इंग्लिश के अंदर हमारे पास सिर्फ दो विलियम्स हैं, पहले विलियम शेक्सपियर और दूसरे विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, लेकिन आज की पोइम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस आउट करेंगे और किस तरीके के पोइट थे। ये जितनी भी आपको आप इस वीडियो के अंदर नॉलेज मिलेगी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानते हैं कि ये थे कौन। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे एक रोमांटिक पोइट थे। इनकी जो पोइट्री का जो नेचर था वो रोमांटिक था, मतलब ऐसे शायर थे जो कि रोमांस पसंद करते थे, रोमांटिक पोइट्री किया करते थे। सन 1700 से लेकर 1800 तक के ये पोएट लॉरेट कहलाते हैं। अब पोएट लॉरेट का मतलब क्या होता है कि एक सदी के अंदर जिस पोएट का सबसे ज़्यादा बोलबाला रहता है या जो पोएट सबसे अच्छा रहता है तो एक लक़ब दिया जाता है, एक अवार्ड दिया जाता है जिसको पोएट लॉरेट कहते हैं। तो सन 1700 से लेकर सन 1800 तक के जो पोएट लॉरेट हैं वो विलियम्स वर्ड्सवर्थ हैं। ठीक है, जैसे हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो बहुत बड़ा हमारा जो अवार्ड है वो निशान हैदर है, सितारा इम्तियाज़ है। तो इसी तरीके से पोइट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा एक अवार्ड तैयार किया जाता था और उनको नवाजा जाता था, जिसको पोएट लॉरेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इनकी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की ये अगर हम देखें इनको तो ये पोएट ऑफ नेचर कहलाए जाते थे। और ये कहाँ पैदा हुए थे, बॉर्न इन लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड के अंदर ये पैदा हुए थे। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इनका एक और पॉइंट है, यूजेज ऑफ हाइपरबोल। ये हाइपरबोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि अपनी जो बात होती थी इनकी उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलना इनकी फितरत के अंदर मौजूद था। आप 9th क्लास के अंदर आपने एक पोइम पढ़ी होगी डेफोडिल्स, वो भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। एक नरगिस के फूल के बारे में इन्होंने एक पोइम लिखी थी और उस पोइम के अंदर ये कहते हैं कि मैंने एक नज़र में उस फूल को देखा, एक नज़र में मैंने 10,000 दफ़ा उस फूल को देखा। यानी तो एक नज़र में एक सेकंड के अंदर इन्होंने 10,000 दफ़ा गिन भी लिया। तो ये होता है यूजेज ऑफ हाइपरबोल, यानी कि अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। इस पोइम के अंदर भी इन्होंने इस हाइपरबोल का इस्तेमाल किया है और अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताया है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका मजहब क्या था, ये हमारे पास क्या थे, पैंथिस्ट थे। अच्छा, पैंथिस्ट का मतलब क्या होता है, नेचर इज गॉड। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हमारे पास एक होता है थीस्ट, ठीक है, एक होता है एथीस्ट, एक होता है हमारे पास एग्नोस्टिक। अच्छा, जो थीस्ट होते हैं, थीस्ट में भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। कुछ होते हैं मोनोथीस्ट, कुछ होते हैं पॉलीथीस्ट और कुछ होते हैं पैनथीस्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो पैनथीस्ट थे। अब थीस्ट का मतलब क्या होता है, जो खुदा को मानने वाला होता है, जो एक खुदा पर जो है ईमान रखता है, उसको थीस्ट कहते हैं। ठीक है, एथीस्ट जो किसी खुदा को नहीं मानता।
एग्नोस्टिक किसको कहते हैं? एग्नोस्टिक उस शख्स को कहते हैं जो 50-50 होता है, मतलब वो खुदा को मानता भी है और खुदा को नहीं भी मानता, मतलब कंफ्यूज पर्सनैलिटी है। थीस्ट कौन? जो खुदा को मानता है। एथीस्ट कौन? जो खुदा को नहीं मानता। एग्नोस्टिक कौन? जो कंफ्यूज पर्सनैलिटी है, खुदा को मानता भी है और खुदा को नहीं भी मानता। अब यहां पर देखिए थीस्ट की भी 3 टाइप्स है। मोनोथीस्ट में हम आ जाते हैं मुस्लिम, हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह की पैरवी करते हैं। पॉलीथीस्ट जैसे हिंदू हमारे पास है, बहुत सारे उनके बुत हैं, बहुत सारे खुदाओं को वो मानते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड टाइप है वो थर्ड टाइप है पैंथीस्ट। पैंथीस्ट का मतलब ये होता है कि नेचर इज गॉड, नेचर इज गॉड। वो लोग जो पैंथिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि कुदरत ही खुदा है, ये सूरज, ये चांद, ये हवाएं जो चल रही हैं, ये खूबसूरती जो दुनिया में है, ये सारी चीजें, यही हमारे पास क्या है? नेचर हमारे पास क्या है? गॉड है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है आपके सामने इंट्रोडक्शन मैंने दिया है ताकि आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब हम पोएम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो पोएम हमारे पास क्या है? लूसी ग्रे एक बैलेड है। ठीक है, अब बैलेड क्या होता है? बैलेड उसको कहा जाता है कि जिस पोम के अंदर कोई ना कोई कहानी सुनाई जा रही हो। अब हम देखेंगे कि लूसी ग्रे के अंदर भी एक कहानी सुनाई जा रही है और वो कहानी क्या है? अ ट्रेजिक चाइल्ड स्टोरी, एक बच्ची की कहानी है जिसमें एक सानेहा हुआ है। ठीक है, ट्रेजिक मतलब सानेहा, एक सानेहा की कहानी है। और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि बैलेड क्या होगा? ऐसी पोम कि जिसमें कोई ना कोई कहानी बताई जा रही हो। और लूसी ग्रे की अगर हम बात करें तो ये एक ट्रेजिक स्टोरी है, एक बच्ची की कहानी है, छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसमें उसके साथ एक वाकया पेश आया था। तो ऑनवर्ड्स चलते हैं हम पोएम के ऊपर। तो सबसे पहला स्टैंजा है हमारे पास, ऑफ्ट आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे and when I crossed the wild I chanced to see at break of the day the solitary child। पहले स्टैंजा के अंदर बताया जा रहा है ऑफ्ट, अक्सर मैंने सुना था। ऑफ्ट आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे, अक्सर मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना था। एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड, और जब मैंने जंगल को पार किया, आई चांस टू सी एट डे ब्रेक, दिन ढलते ही मुझे मौका मिला, अ सॉलिटरी चाइल्ड, एक बच्ची को एक अकेली बच्ची को देखने का। तो पहले स्टैंजा के बाद में बताया जा रहा है कि लूसी ग्रे के बारे में लोग बहुत बातें करते हैं। एक बच्ची है जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके बारे में बहुत सारी बातें लोग करते हैं। इसने भी जो पोएट थे, जब इन्होंने जंगल पार किया तो जंगल पार करने के बाद दिन के इख्तिताम पर, डे ब्रेक पर इनको देखने का मौका मिला एक सॉलिटरी चाइल्ड का, यानी कि एक अकेली बच्ची का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा के ऊपर। नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू, शी ड्वेल्ट ऑन द वाइड मूर, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। नो मेट का मतलब है लूसी का कोई दोस्त नहीं था। नो कॉमरेड, उसका कोई साथी भी नहीं था। शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइड मूर, वो एक कुशादा दलदली इलाके में रहती थी। एंड द स्वीटेस्ट थिंग that has ever grew beside a human door, और किसी भी इंसान के घर पर ये बहुत ही प्यारी सी चीज़ थी जो पैदा हो सकती थी। बेसिकली यहाँ बेटी का जिक्र हुआ है। हम एज अ मुस्लिम भी देखते हैं कि जब बेटी हमारे घर पे पैदा होती है तो अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि हमारे घर में रहमत पैदा होती है। तो ये भी जो है हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ इसी स्टैंजा के अंदर बता रहे हैं कि द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, किसी भी इंसान के घर पर ये एक खूबसूरत तरीन या प्यारी सी चीज पैदा हो सकती है जिसको उन्होंने बेटी का नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर चलते हैं। यू येट मे स्पाई एट फॉन एट प्ले, द हेयर अपॉन द ग्रीन। आप देख सकते हैं किसको? जंगली हिरन। फॉन का मतलब होता है हिरन। एंड द हेयर, अब हिरनों को देख सकते हैं। एंड द हेयर अपॉन द ग्रीन, और जंगली खरगोशों को। वहां पर बेसिकली यहाँ पे स्टोरी के अंदर ये बताया जा रहा है कि वहां आसपास रहने वाले जितने भी हिरन हैं, जितने भी जो जंगली खरगोश है, सारे लूसी के फ्रेंड्स बन चुके हैं। वो उसके साथ वो खेलते रहते हैं। बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर बी सीन मोर। यहाँ ये बताया जा रहा है स्टैंजा के अंदर कि आप उसके तमाम दोस्तों को देख सकते हैं, उस हिरन को देख सकते हैं जिसके साथ वो खेला करती थी, उस जंगली खरगोश को देख सकते हैं। बट आप लूसी का प्यारा चेहरा अब कभी भी नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। अब डेथ कैसे हुई है वो भी आगे चल के हम ये आपको बताते हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर बताया जा रहा है, अब जो है लूसी के फादर जो है उससे बात करते हैं।
tonight will be a stormy night. You may go to you to the town must go and take a lantern child to light your mother through the snow. वो कहता है, उसके वालिद साहब कहते हैं लूसी को कि आज की रात बड़ी तूफानी रात होने वाली है और तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। अपने पास तुम मेरे बच्चा तुम अपने पास लालटेन रख लेना ताकि तुम अपनी मदर को जो है रास्ता दिखा सको। बेसिकली होता यह है कि उसकी जो दलदली इलाका होता है या पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर जो बाजार वगैरह है, मार्केट वगैरह बहुत दूर होती है, तो पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो उसकी मदर जो है मार्केट गई हुई हैं, मार्केट जाके ग्रॉसरी वगैरह लाने के लिए, लेकिन अचानक उसके वालिद साहब को पता चलता है लूसी के कि आज की रात बड़ी ही तूफानी और भयानक रात होने वाली है, तो मेरा बच्चा आपको जाना पड़ेगा शहर और लालटेन आप साथ रख लेना ताकि अपनी मदर को रास्ता दिखा सको। यानी कि उसके वालिद साहब ने खुद नहीं जाना और वो बच्ची को भेजने की बात कर रहे हैं। ठीक है, द फादर, अब लूसी ग्रे अपने फादर को कहती है, द फादर विल आई ग्लैडली डू द स्केरली आफ्टरनून। वो कहता है, अपने फादर को कहती है, फादर अपने बाप को कहती है कि मैं ये लाजमी करूंगी, बड़ी खुशी से करूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है माँ बच्चे अपनी माँ से बड़ी प्यार करती है, और वो कहती है कि मैं ये लाजमी ये काम करूंगी। द मिनिस्टर क्लॉक हैड जस्ट स्टक टू एंड यॉन्डर इज द मून। वो कहती है कि अभी जो अब या मिनिस्टर क्लॉक का मतलब है गिरजाघर की घड़ी। वो कहती है कि गिरजाघर की घड़ी जो है उसके अंदर अभी सिर्फ 2 बजे हैं और यॉन्डर इज द मून, और चांद बिल्कुल सामने है। तो आपके जहन में ये सवाल लाजमी आना चाहिए कि हमारे पास 2 बजे कैसे चांद निकल सकता है। वो कहता है, अभी वो बच्ची बेसिकली इस स्टैंजा के अंदर बच्ची बताती है कि फादर मैं ये काम लाजमी करूंगी, मैं जो है टाउन लाजमी जाऊंगी, लेकिन अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो मिनिस्टर जो गिरजाघर की घड़ी है उसमें 2 ही बजे हैं और बहुत टाइम है, मैं आराम से जाके मम्मा को वापसी ले आऊंगी। लेकिन सामने मून है। अब सामने मून कैसे है, आपके माइंड में सवाल आना चाहिए। अच्छा, कुछ दुनिया के अंदर हमारे पास ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर 6-6 महीने दिन और 6-6 महीने रात हो सकती है। अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम दुनिया के सेंटर में रहते हैं, तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता, जितना बड़ा दिन होता है उतनी बड़ी रात होती है। तो दुनिया में हमारे पास, अगर हम ये दुनिया को लेते हैं, तो एक हमारे पास है साउथ पोल और एक होता है हमारे पास नॉर्थ पोल। अच्छा, नॉर्थ पोल में जिस तरीके से जो लोग रहते हैं उनके पास जितने भी शहर मौजूद हैं, कहीं पर 3 घंटे के लिए सूरज निकलता है, 4 घंटे के लिए सूरज निकलता है या 5 घंटे के लिए सूरज निकलता है और उसके बाद अंधेरा हो जाता है। यानी कि 9 बजे सूरज निकलेगा तो 12-1 बजे तक सूरज गुरूब हो जाएगा और उसके बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है। और कुछ तो ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 2-2 घंटे के लिए सूरज निकलता है, इसलिए वहां के लोगों को जब सूरज निकलता है तो फौरन वो बाहर आ जाते हैं क्योंकि विटामिन डी हासिल करने के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ कंट्रीज तो ऐसी भी हैं दुनिया के अंदर के जहां 6-6 महीने दिन और 6-6 महीने रात रहती। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। आपने पीएचडी के अंदर लाजमी पढ़ा होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में। तो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि दुनिया ऐसे चल रही है। तो इस स्टैंजा के अंदर वो ये बताना चाह रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर बताते हैं, एट दिस द फादर रेस्ड द हुक and napped the forget band. He piled his work and looked Lucy, the lantern in her hand. यहाँ बताया जा रहा है कि जो उसके फादर हैं वो क्या करते हैं, अपना जो हुक है, अपना जो सिकल है, अपनी जो दरांती है उसको उठाते हैं और अनाज काटना शुरू कर देते हैं। नैप द फॉगेट बैंड, अनाज की जो लड़ी है उसको काटना शुरू कर देते हैं। एंड ही पाइल्ड टू हिज वर्क, और अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। और उसके बाद द लैंटर्न इन हिज हैंड, लूसी जो है लालटेन उठाती है और चल पड़ती है। नो ब्लिथर, ब्लिथर का मतलब है कोई खुश नहीं था। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर इस स्टैंजा के अंदर जब आप पढ़ेंगे, नो ब्लिथर इज द माउंटेन रो with many wanton stroke, her feet despair the powdery snow that rise up like a smoke. अच्छा, कोई खुश नहीं था उसके जाने से। उसके जितने भी दोस्त थे, जैसे जंगली हिरन के बारे में मैंने आपको बताया, खरगोश के बारे में बताया, कोई खुश नहीं था क्योंकि वहां पे उनको पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर हम हमारी लाइफ के अंदर आगे पीछे कुछ बुरा होने वाला होता है तो हमसे पहले जानवरों को पता चल जाता है। ठीक है,
जब तूफान आने वाला होता है तो आप देखेंगे कि जो है परिंदे जो है ना आसमान में उड़ना शुरू कर देते हैं। जलजला आने वाला होता है तो आप देखते हैं कि बिल्ली को पहले पता चल जाता है, क्योंकि बिल्ली के सुनने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा समाज ज़्यादा होती तो वो सुन लेती है। तो इसी तरीके से जानवर जो है, जानवरों को आफतों के बारे में भी पहले से अंदाज़ा हो जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है उसके जो जंगली हिरन जो उसके दोस्त थे वो कोई खुश नहीं था उसके जाने पे, उनको लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। अच्छा, कोई खुश नहीं था। विद मैनी वांटन स्ट्रोक, उसके जो जितने भी पहाड़ी हिरन हैं वो जमीन पे टक्करें मारना शुरू कर देते हैं, अपने पांव जमीन पर मारना बार बार शुरू कर देते हैं। हर फीट डिस्पेयर द पाउडरी स्नो, अब जाहिर सी बात है नॉर्थ पोल का जो इलाका है वहां पे बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, हर वक्त बर्फ भी बर्फ रहती है। तो बताया जा रहा है कि जब वो पांव जमीन पे मारता है उसका जो हिरन है तो ऐसा लग रहा होता है कि पाउडरी स्नो पैदा हो रही है, वो बर्फ पूरी उड़ रही है। एंड देयर इज राइब अप लाइक अ स्मोक, और वो जो बर्फ है वो पूरे के पूरे धुएं की तरह आगे पीछे फैल रही है, यानी कि वो रोकना चाह रहे हैं लूसी को, लेकिन लूसी नहीं रुकी और वो चल पड़ती है। नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर है द स्टोन केम ऑन बिफोर इट्स टाइम एंड शी वंडर अप एंड डाउन एंड मैनी हिल्स डिड लूसी क्लाइम बट नेवर रीच्ड द टाउन। यहाँ बताया जा रहा है कि जो तूफान है वो अपने वक्त से पहले आ जाता है। तूफान क्या है? अपने वक्त से पहले आ जाता है। वो बेचारी परेशान हो जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, पता नहीं कितने पहाड़ लूसी चढ़ती है। एंड मैनी हिल्स डिड लूसी क्लाइम, कितने पहाड़ चढ़ती है, बट नेवर रीच द टाउन, लेकिन अपने जो उनका काम होता है शहर जाके अपनी माँ को लेके आने वाला, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती। और इसी दौरान क्या होता है कि तूफान वक्त से पहले आ जाता है तो उसकी वालदा जो हैं वहीं शहर में रुक जाती हैं। उनको पता है कि तूफान जब रुकेगा तब मैं घर जाऊंगी। तूफान रुकता है, उसकी वालदा घर जाती हैं। जब घर जाती हैं तो लूसी वहां पर नहीं होती, तो उसके वालिद पूछते हैं लूसी तुम्हें लेने के लिए नहीं आई? तो द रिच पेरेंट्स all night went shouting for far and wide, but there was neither sound or sight to serve them for a guide. तो जाहिर सी बात है जब उनकी बच्ची घर पे नहीं आती तो वो उसको जो है ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द रिक्ट पेरेंट्स, यानी कि बदनसीब पेरेंट्स, बदनसीब माँ बाप निकलते हैं, पूरी रात शोर मचाते रहते हैं, शाउट करते रहते हैं, लेकिन उनको ना तो उसकी कोई आवाज़ आती है और ना ही उसका चेहरा नज़र आता है। बट टू सर्व देम फॉर अ गाइड, जो कि उनकी रहनुमाई कर सके। एट डे ब्रेक, जब दिन ढल जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, ऑन द हिल दे स्टूड, अब पूरी जगह घूमने के बाद, हर जगह अपनी बेटी को ढूंढने के बाद जब दिन ढल जाता है, हिल दे स्टूड, वो कहते हैं कि एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ कर देखते हैं शायद हमें अपनी बच्ची नजर आ जाए। दे ओवरलुक द मूर, वो पूरे के पूरे दलदली इलाके का जो है मुआयना करते हैं। बट एंड देन दे सॉ अ ब्रिज ऑफ वुड एंड फरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर। अच्छा, वो देखते हैं कि आगे पीछे नजर आता है उनको, उस दलदली इलाके के अंदर उनको एक ब्रिज नजर आता है। क्या? जो उनके घर से एक फरलॉन्ग के फासले पर था। क्या था? एक फरलॉन्ग के फासले पर था, और एक फरलॉन्ग बराबर होता है 200 मीटर्स के। इन फिजिक्स के अंदर आपने एफपीएस सिस्टम पढ़ा होगा, तो एफपीएस सिस्टम के अंदर एक फरलॉन्ग 200 मीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो वो देखते हैं जो है पहाड़ के ऊपर चढ़कर जब देखते हैं तो उनको अपने पूरे इलाके के अंदर एक ब्रिज नजर आता है। एंड फॉर जो कि 200 मीटर एक फरलॉन्ग उनके घर से दूर होता है। दे विप्ड एंड टर्निंग होमवर्ड्स क्राई इन हेवन वी ऑल शैल मीट। अच्छा, वो रोते हैं, चिल्लाते हैं और अपने घर की तरफ जाना शुरू करते हैं, उतरना, उस पहाड़ से उतरकर अपने घर जाना शुरू करते हैं और कहते हैं हम सब एक दिन जन्नत में मिलेंगे। अच्छा, ये जो है पोइम को लिखने वाले विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और ये एक क्रिश्चियंस हैं। अच्छा, क्रिश्चियंस का ये मानना है कि वो जिंदगी के अंदर जो भी करें उन्होंने जन्नत में ही जाना है, तो इसलिए ये रो के भी ये काम कह रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं कि हम इंशाल्लाह जन्नत में मिलेंगे। When in the snow the mother spied in the prints of Lucy's feet, बर्फ के अंदर मदर को, उसकी माँ को नजर आते हैं अपनी बेटी के पैरों के निशान। नेक्स्ट स्टैंजा, the downward from the steep hills edges they tracked the footmarks small,
जैसे ही वो उस पहाड़ से जो है नीचे उतर रहे होते हैं तो बिल्कुल ढलान पर और बिल्कुल कोने पर उनको अपनी बेटी के पाँव के निशान नज़र आते हैं और वो छोटे छोटे पाँव के निशानों को बिल्कुल एक एक करके फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एंड थ्रू द ब्रोकन हॉटवुड हेजेस, अच्छा फूलों की एक बाढ़ उनको नजर आती है, फूलों का एक बहुत सारा इलाका नजर आता है जिसके अंदर से ऐसा लगा हुआ होता है कि कोई भाग कर गया है, यानी कि जब तूफान आया था तो लूसी वहां से भाग कर गई थी और फूल टूटे हुए थे और उसके पैरों के निशान वहां पर मौजूद थे। एंड बाय अ लॉन्ग स्टोन ऑफ वॉल, और उसके बाद फूलों की बाढ़ के बाद, फूलों के इलाके के बाद एक बड़ी सी दीवार को वो क्रॉस करते हैं, चले जा रहे हैं, अपनी बेटी के पाँव के निशान ढूंढे जा रहे हैं। एंड देन एन ओपन फील्ड क्रॉस, और उसके बाद एक बड़ा सा इलाका, एक मैदान क्रॉस करते हैं। द मार्क्स वर स्टिल स्टेन, जो उनके पैरों के निशान है लूसी के, वो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। दे ट्रैक देम नॉर इवन एवर लॉस्ट, वो एक भी निशान मिस किए बगैर उसको ढूंढते रहते हैं। एंड टू द ब्रिज दे कम, और वो उसी ब्रिज के पास आकर पहुंच जाते हैं जो कि उनके घर से एक फरलॉन्ग के फासले पर था, यानी कि 200 मीटर के फासले पर था। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक, वो बर्फानी किनारे से, जाहिर सी बात है जब वो जो लकड़ी का पुल है वहां पर स्टार्टिंग में उसका जो बिल्कुल किनारा है वहां बर्फ ज्यादा जमी हुई भी है, तो बर्फानी किनारे से द फुटमार्क वन बाय वन, एक एक फुटमार्क को जो है वो फॉलो करना शुरू करते हैं। इनटू द मिडल ऑफ द प्लैंक, बीच वाले तख्ते पर जब वो पहुंचते हैं। एंड फर्दर देयर वर नॉन, जब बीच वाले तख्ते पर वो पहुंचते हैं तो ना तो वो बीच में तख्ता मौजूद होता है और उसके बाद ना तो लूसी के जो है पैरों के निशान मौजूद होते हैं, यानी कि लूसी वहां से ही नीचे गिर चुकी थी। येट सम मेंटेन दैट दिस, येट से अच्छा इसका मतलब यह है, वो कंक्लूजन करते हैं कि अब जो है लूसी क्या हो चुकी है, गिर चुकी है और वहीं से गिरकर जो है नीचे उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि ये अगर पुल था तो नीचे जो है दरिया बह रहा था उस पुल के नीचे, तो कहा जाए कि ठंड के दिन थे, जाहिर सी बात है बर्फ़ गिर रही है तो पानी के अंदर जो भी गिरेगा, बच्ची गिरेगी तो जाहिर सी बात है उसकी डेथ ही होगी, ठीक है। येट सम मेंटेन दैट दिस डे टू दिस डे शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, आज भी लोग ये मानते हैं कि वो एक जिंदा बच्ची है। दैट यू मे सी स्वीट लूसी अपॉन अ लोनली वाइल्ड, और आप भी देख सकते हैं उस प्यारी बच्ची को इन जंगलों के अंदर। From over rough and smooth she trips along, इन खुरदुरे रास्तों पर, इन सीधे सीधे रास्तों पर आप देख सकते हैं। एंड वो चलती रहती है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, और कभी वापसी मुड़कर नहीं देखती। एंड सिंग अ सॉलिटरी सॉन्ग, और एक मधुर गाना गाती है। दैट विसल इन द विंड, और उसके गाने की आवाज़ इस तरीके से पूरी की पूरी हवाओं के अंदर गूंजती रहती है। तो यहाँ पर आकर हमारी जो पोएम है वो ख़त्म होती है, और आई होप कि आपको इसकी पूरी की पूरी जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये सारी बातें आप लाजमी अपने जो है अपने पास लिख लीजिएगा, जो कि आपको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत काम की होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।